साथियों नमस्कार। कार्यशाला 2 में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यशाला में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग आकलन को समझने का प्रयास करेंगे कि आकलन क्या होता है, इसके क्या अलग-अलग पहलू हैं, आकलन किस प्रकार मापन और मूल्यांकन से अलग है और इसके साथ-साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि इसकी क्या भूमिका हो सकती है एक बच्चे की शिक्षा में और इसकी क्या विधियाँ होती हैं। इन बातों पर इस कार्यशाला में हम लोग अपनी समझ बनाने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि आकलन क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं, शैक्षिक आकलन जो है विद्यार्थियों, कक्षाओं, स्कूल, शैक्षिक कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित निर्णय लेने हेतु आंकड़ों को एकत्र करने और उनके विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ से एक चीज़ ये स्पष्ट हो रही है कि आकलन यहाँ हम लोग सिर्फ इस अर्थ में ही नहीं ले रहे हैं कि बच्चे का ही हम सिर्फ आकलन कर रहे हैं कि उसने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। आकलन जो है वो एक संस्था के लिए भी लागू हो सकता है और किसी कार्यक्रम या हमारी नीतियाँ जो होती हैं उसके लिए भी हम आकलन का उपयोग करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में हम कुछ आंकड़े एकत्र करते हैं और उसके बाद उसका विश्लेषण करके कुछ निर्णयों पर हम लोग पहुँचते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ अगर बच्चों के शिक्षा से संबंधित अगर आकलन की बात करें, तो आकलन से हमें यह एक निर्णय पर पहुँचने के लिए मदद मिलती है कि विद्यार्थियों ने किस सीमा तक जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त कर लिया है। तो ये इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग आकलन जो है वो बच्चों के साथ करते हैं और उसके आधार पर हम आगे के निर्णय ले पाते हैं। अभी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आकलन, मूल्यांकन और मापन, ये जो 3 शब्द हैं, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको कई बार एक जैसे ही रूप से उपयोग कर लिया जाता है। मतलब इनको ये नहीं समझा जाता है कि तीनों में कुछ अंतर है, जबकि तीनों में कुछ बेसिक मूलभूत अंतर है, कुछ बुनियादी अंतर है। तो इसे समझने के लिए हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि आकलन जो है वो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं आकलन में और उस पर निर्धारित कुछ निर्णय लेने के लिए हम लोग कुछ विश्लेषण करते हैं और इसके अंतर्गत विद्यार्थी कक्षा या शैक्षिक कार्यक्रम के कौशल स्तर पर मूल्यांकन करने की दृष्टि से आंकड़ों को एकत्र करना शामिल है। तो आप आकलन के अंतर्गत आप कुछ आंकड़े एकत्र करते हैं। आंकड़े एकत्र करने के कई तरीके हो सकते हैं। बच्चों के नज़रिए से देखें तो कोई हम लोग कुछ प्रश्नों के आधार पर कर सकते हैं। प्रश्न मौखिक, लिखित जो भी हो सकते हैं, हम उसके आधार पे करके उसके जो हमें आंकड़े मिलते हैं, उस पर हम विश्लेषण करके कुछ निर्णय पे आते हैं। इसके अतिरिक्त मापन जो है, मापन का जो मुख्य अर्थ है वो ये है कि जो विद्यार्थी के गुण हैं या उनके सीखने के स्तर हैं, उसको निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है वो मापन कहलाती है। मतलब आपने कुछ आकलन किया, आकलन करने के बाद आंकड़े मिले, आंकड़ों के आधार पर आपने विश्लेषण किया और उस विश्लेषण के आधार पर आपने बच्चों के स्तर को, सीखने के स्तर को निर्धारित किया। तो वो जो हिस्सा होगा काम करने का हमारा, वो हमारा मापन कहलाएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी जो हमें आंकड़े मिले हैं, जिसका विश्लेषण किया गया है, हम उसे किसी एक मानक के आधार पर उसका मापन करते हैं। तो ये एक हमारे पास मानक है, उसके आधार पर हम उसका मापन कर रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारी मापन की प्रक्रिया है। इसके बाद अगर हम लोग मूल्यांकन की बात करें, तो मूल्यांकन किसी वस्तु की उसी के समान वस्तुओं से या किसी मानक से तुलना कर आंकने और उसका मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से अवलोकन करने और मापन की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। आप देखिए, आप मूल्यांकन को हम सरल शब्दों में ये कहें कि हम जब कोई आकलन कर चुके होते हैं,
तो हम जो भी हमें आंकड़े मिल रहे हैं और हम उनको जो एक मूल्य प्रदान करते हैं, कोई हम उनको एक कोई नंबर देते हैं या कोई प्रतिशत देते हैं या जिस प्रकार की जो भी कुछ हम बात करते हैं, वो जो काम करना होता है, किसी चीज को मूल्य देना, उसको मूल्य के आधार पर आंकना, वो जो है हमारा मूल्यांकन होता है। तो हम लोग मानक के आधार पर हमने किसी बात की तुलना की, उसका मापन किया और मापन करने के बाद हमने उसको कुछ अंक या कुछ प्रतिशत इस प्रकार के कोई कहना चाहिए कि संख्यात्मक या न्यूमेरिकल वैल्यू हमने किसी चीज को जो है असाइन कर दी, तो हम उसको कह रहे हैं कि हमने उसका मूल्यांकन कर। तो बच्चों का जो मूल्यांकन और आकलन की जो बात हम लोग करते हैं, आकलन और मूल्यांकन में यही एक बेसिक अंतर है कि आकलन के अंतर्गत हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसका जो है हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन विश्लेषण करने के बाद जब हम उस पूरे आकलन के अंतर्गत हम बच्चे को ये कहते हैं कि भाई आपका इतना प्रतिशत आया, इसका मतलब हमने उसका मूल्यांकन कर दिया। ये जो पूरी प्रक्रिया है, हम लोगों को इसमें आकलन, मापन और मूल्यांकन ये चीज़ों को अपने को समझना होगा। बेसिक डिफरेंस क्या है? लेकिन ये भी हमको समझना होगा कि ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम जो है ये तीनों ही शब्दों को एक जैसे ही अर्थों में उपयोग कर देते हैं, जबकि इनमें बेसिक अंतर है। और एक असेसमेंट सेल के मेंबर होने के नाते हम लोगों को ये जो अंतर है इसको समझना आवश्यक होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आकलन के संदर्भ में किस प्रकार से बदलाव हुए हैं। आकलन जो हो रहा था, आकलन जो हो रहे थे पहले कैसे होते थे, अभी क्या हो रहे थे, अभी किस प्रकार के आकलन की आवश्यकता हमें लगती है, तो ये हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर बातचीत करते हैं। अ, आप ये इस बात को तो हम लोग सभी लोग मानते हैं कि जो हमारा शिक्षा का जो क्षेत्र है, इसमें जो कुछ भी काम होता है, कोई भी बदलाव इसके अंदर होते हैं या बच्चों की जो प्रगति होती है, बच्चों का जो प्रदर्शन होता है, उसमें मूल्यांकन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, उसकी भूमिका होती है। आप आकलन और मूल्यांकन जो है, जो भी आप कार्यक्रम बनाएं, जैसे ये भी हमारा जो एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी जो है आप बच्चों की स्तर को जानने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे को स्तर बच्चे के स्तर को जानने के बाद आप ये निर्णय लेंगे कि हमें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। ये एक बड़े स्तर पे निर्णय होगा। अगर हम शिक्षक के स्तर की बात करें, तो शिक्षक को ये एक फीडबैक मिलेगा कि अगर मेरे यहाँ के बच्चे किसी एक अवधारणा को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, तो मुझे उसे समझाने के लिए किस प्रकार के बदलाव अपनी शैक्षिक प्रणाली में मुझे करना होगा, या मुझे अपनी क्लास के अंदर में किस प्रकार से पढ़ाने के तरीकों में बदलाव करना होगा, जिससे कि मैं बच्चों को अच्छे तरीके से अवधारणा सिखा पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आकलन और मूल्यांकन के बाद ही संभव हो पाती है। आकलन और मूल्यांकन से हमको अपने किसी भी कार्यक्रम को, चाहे वो हमारी कक्षा के अंदर पढ़ाने का तरीका हो या हमारे पूरा कोई बड़ा कार्यक्रम हो, उसकी प्रभावशीलता का पता चलता है और उस आकलन मूल्यांकन के आधार पर हम उनमें जो है आवश्यक बदलाव करते हैं। इससे जो आप जैसे ऊपर की हम लोग ने बात की कि जब हमें फीडबैक मिलता है हमारे कार्यक्रम के प्रभावशीलता के बारे में, तो उस पे हम लोग फिर विचार विमर्श करके अपने डेली जो रूटीन के हमारे काम हैं, अगर हमको कोई
सिलेबस में बदलाव करना है या हमको उसकी पाठ्यचर्या में बदलाव करना है, ये बड़े स्तर की बात है, ये पूरे राज्य स्तर या जिला स्तर पे हो सकता है, वो निर्णय हम ले सकते हैं। और स्कूल स्तर पर शिक्षक जो है अपने सीखने सिखाने की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें जो है कुछ बदलाव करके बच्चों को फायदा उसमें पहुंचा सकते हैं। और ये जो आज के जिस प्रकार से मूल्यांकन या आकलन के तरीकों में जो बदलाव आया है, वो एक बहुत अच्छा कक्षा के अंदर में बदलाव लेकर के आने की ओर अग्रसर है कि पहले जो परीक्षाएं होती थी उससे ये होता था कि बच्चों में एक रटने की प्रक्रिया, रटने की जो एक टेंडेंसी होती थी वो बढ़ती थी। लेकिन आज के दिन में जिस प्रकार के बदलाव आकलन के तरीकों में हो रहे हैं, वो बच्चों को इस ओर प्रेरित करती है कि वो पहले समझें अवधारणाओं को। अवधारणाओं को समझे बिना वो आज के दिन आकलन जिस प्रकार के हैं, उनको हल कर पाएँ, उनको वो पूरी तरीके से समझ करके कंप्लीट कर पाएँ, ये थोड़ा-सा आज के दिन में मुश्किल होता जा रहा है। तो हो ये रहा है कि बच्चे जो हैं धीरे-धीरे, धीरे ही सही, लेकिन एक अच्छे तरीके से रटने से निकल कर समझने की ओर बढ़ने लगे हैं धीरे-धीरे। तो ये कुछ बदलाव जो हैं ये आकलन से जो है हम लोगों को समझ में आते हैं, जिसका कि शिक्षक जगत में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये जो आज के दिन में जो नए-नए तरीके आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखेंगे किसी कोई एक प्रश्न जो है, वो केवल एक ही अवधारणा पर जो है वो निहित ना हो करके, उसमें कई प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे जो अवधारणात्मक समझ है, वो तो है ही, जो कि हमारी पाठ्यचर्या का हिस्सा है। लेकिन साथ ही साथ ये जो आज के नए जो आकलन जो आए हैं, जो तरीके हैं, वो बच्चों में 21वीं सदी के कौशलों के विकास में भी मदद करते हैं। हम लोगों ने कार्यशाला 1 में बात की थी कि 21 सदी के कौशल क्या होते हैं। तो आज के जो आकलन है वो इस ओर भी बच्चों को जो है प्रेरित कर रहे हैं। और ये नाम आपने सुने ही हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे और पिज़्ज़ा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आकलन की एक प्रक्रिया है या एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। ये कुल मिलाकर के एक बड़े स्तर पर जो हमारे नीतिगत बदलाव हो सकते हैं, बड़े स्तर पर जो है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या एक राज्य के स्तर पर हो, ये नीतिगत बदलाव और राज्य या राष्ट्र की जो एक प्राथमिकता है उसको निर्धारित करने के लिए ये जो है हमें मदद करते हैं। चलिए, अब हम लोग आकलन के उद्देश्यों पर चलते हैं कि आकलन के उद्देश्य क्या हैं, और फिर हम लोग जो है आगे की बात करेंगे इसमें। तो शैक्षिक आकलन जैसे अभी हम लोगों ने जो बात की ऊपर में, आप अगर उसको समेकित करेंगे तो वहीं से हमें आकलन के उद्देश्यों के बारे में हमें पता चल जाता है। आकलन जब भी होता है, पहले ये निर्धारित कर लिया जाता है कि हमें आकलन क्यों करना है? हमें क्या हम क्या देखना चाहते हैं? हम क्या हमारा जो है एंड एंड में हम क्या चाह रहे हैं? बच्चा क्या चीज़ अचीव करे, उसके लिए हम उसके टेस्ट करने के लिए हम जो है आकलन करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है, किसी उद्देश्य के अनुसार ही आकलन का निर्माण किया जाता है। आपने कोई पाठ पढ़ा दिया, आपने कोई इकाई पढ़ा दी, तो आप उसके बाद ये जाँचने के लिए कि बच्चों ने कितना उसमें समझा है, क्या उसके अंदर में कमी रह गई है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप जो है आकलन का निर्माण करते हैं। और जो आप
आकलन बनाते हैं वो जैसे मैंने आपसे बताया अभी कि ये भी संभव है कि आप किसी एक छोटे उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए आप आकलन बनाएं, या ये भी हो सकता है कि उसके अंदर में 2-3 अवधारणाएं छुपी हों जिसका कि आप टेस्ट करना चाहते हैं। कोई एक अवधारणा भी हो सकती है और एक से अधिक अवधारणाएं भी एक प्रश्न के अंदर में जब हम आकलन का जब निर्माण करते हैं तो उसमें छुपी रह सकती हैं। तो आप ये तो प्रश्न बनाने के ऊपर और प्रश्न बनाने वाले के ऊपर में निर्भर करता है, और ये बात पे भी निर्भर करता है कि हम जो आकलन कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। आकलन के भी कई प्रकार होते हैं जो कि हम लोग इसी कार्यशाला के आगे हिस्से में हम लोग देखेंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम किसी इकाई के समझ के ऊपर काम कर रहे हैं, या हम एक बड़े स्तर पर बच्चों की समझ को पहचानने का काम कर रहे हैं? तो ये जो हमारा उद्देश्य है हम आकलन का, उसके आधार पर जो है हम अपने अवधारणाओं, एक या एक से अधिक अवधारणाओं को एक प्रश्न के अंदर में शामिल करने का भी काम इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो कि हम लोग काम में लाते हैं। तो अगर हम लोग बांटना चाहें तो हमारे 4 उद्देश्य हो सकते हैं आकलन के। एक पहला उद्देश्य जो है वो है अनुदेशात्मक हो सकता है, इंस्ट्रक्शनल उद्देश्य एक है। एक हो सकता है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाने का अर्थ ये है कि भाई हमको ये पता चले कि बच्चे कहाँ पर हैं, किस स्तर पर हैं। तीसरा है निदानात्मक, जो हम लोग जिसको डायग्नोस्टिक कहते हैं। और चौथा होता है हमारा मूल्यांकन, कि हम लोग उस आकलन के आधार पर कुछ मूल्यांकन कर सके बच्चों का, और हम उनको कुछ ग्रेडिंग कर सकें। इस प्रकार के हमारे जो है उद्देश्य हो सकते हैं। अब इसमें एक एक करके देखते हैं हम लोग क्या है ये। जैसे पहला, अगर मान लीजिए हमारा उद्देश्य अनुदेशात्मक है, इंस्ट्रक्शनल हमारा उद्देश्य है आकलन का, इंस्ट्रक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम जो आकलन कर रहे हैं उस आकलन से हम अपने पढ़ाने के तरीकों में क्या बदलाव करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। ये जानना हमारा उद्देश्य है कि बच्चों का स्तर क्या है, हम जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या वो बच्चे समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। नहीं समझ पाए हैं तो उसके क्या कारण हैं, क्या हमारे पढ़ाने के तरीकों में कोई हमको बदलाव करने की जरूरत है। तो ये उद्देश्य से हम आकलन करते हैं, तो वो हमारा अनुदेशात्मक आकलन होता है। ये कक्षा के भीतर ही किया जाता है, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से हो सकता है। और इसमें किसी अवधारणा की पुनरावृत्ति करना है, या हमारे जो पढ़ाने के जो हमारे तरीके हैं या उसकी जो गति है उसमें हमको क्या बदलाव करना चाहिए। हमको अपने कंटेंट जो हम बच्चों को दे रहे हैं कक्षा में, उसमें अगर हमें कोई बदलाव करना है तो उसके लिए इस प्रकार का आकलन शिक्षकों की मदद करता है। ये हमारा अनुदेशात्मक आकलन है। इसमें क्या-क्या चीजें शामिल हैं? शिक्षकों के प्रश्न पूछने की रणनीतियां शामिल हैं, कक्षा में किए गए कार्यों की समीक्षा शामिल है, और किसी पाठ को शुरू करने से पहले ये जान लेना कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं, उनका क्या अनुभव है इसके बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग जो है ये जो चीजें हैं हम लोग अनुदेशात्मक आकलन के अंदर में करते हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि ये जो प्रश्न पूछने की रणनीतियां हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो औपचारिक रूप से हो सकती है बात। लेकिन अगर आप किसी पाठ की शुरुआत से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को या उनके अनुभवों को टटोलना चाहते हैं तो ये अनौपचारिक होता है। तो जैसा अपन ने देखा, अनुदेशात्मक आकलन जो है वो औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। दोनों ही चीजें जो है हम लोग इसके अंदर में कर सकते हैं। तो ये अनुदेशात्मक आकलन है। पूर्वानुमान लगाना किसी आकलन के आधार पर,
वो अ, ये जो इस प्रकार का जो आकलन है वो इसलिए हम लोग करते हैं कि इस बात की संभावना को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है ये पूर्वानुमान आकलन कि एक विद्यार्थी या एक स्कूल किसी विशिष्ट पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। मतलब ये है कि आपने कुछ अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, लेकिन आपको ये अभी अभी आप ये नहीं स्कूल जो है उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसकी जांच करने के लिए हम लोग पूर्वानुमान लगाने के लिए हम एक आकलन जो है वो बच्चों के साथ में करते हैं। ये स्कूलों या जिलों द्वारा पूर्वानुमान लगाने हेतु किया जाने वाला एक सामान्य आकलन जो है वो बेंचमार्क आकलन होता है। और ये इससे हमें ये भी एक आइडिया लग जाता है कि वर्ष के अंत तक पहुंचते पहुंचते तक कौन से बच्चे जो हैं वो हमारे वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में सक्षम होंगे। ये हमको एक उसका मोटा मोटा अनुमान जो है हम लोग जो है लगा पाते हैं। तो ये जो है एक पूर्वानुमान लगाने की बात है। और जो विद्यार्थी जो है बीच में हो सकता है कि लक्ष्य जिस लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना है उस लक्ष्य से थोड़ा सा अगर वो भटक रहे हैं तो हम उन पर ध्यान दे करके हम वापस उनको अपने सही रास्ते पर ला सकते हैं। और अगर हम किसी बड़े कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जो जिले स्तर पर चलाया जा रहा है तो वहां पर एक जिले अगर कोई जिला जो है किसी रास्ते से अलग भटक रहा है तो उसके लिए भी हम जो है इस प्रकार के पूर्वानुमान आकलन का उपयोग करके हम उसका भी जो है जो भटका हुआ रास्ता है उसको हम वापस अपने सही रास्ते में लाने का प्रयास कर सकते हैं। ये पूर्वानुमान लगाने की बात है। आ, ये निदानात्मक आकलन देखिए ये निदानात्मक आकलन ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चों का निदानात्मक आकलन जो हम लोग करते हैं और जो हम लोग आगे चल के करने भी वाले हैं वो जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो बच्चे का जो अकादमिक और संज्ञानात्मक या स्वभाव संबंधी जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट्स होते हैं हम उनको निर्धारित करने के लिए निदानात्मक आकलन का उपयोग करते हैं। और ये एक ऐसा आकलन होता है जो कि अ, केवल शैक्षिक मुद्दों की जो है वो जानकारी ना दे करके हमें उसके तमाम प्रकार के जो सीखने और समझने के जितने भी आयाम हैं उन सबको जो है वो साथ में हमारे सामने में उसके जो आंकड़े हैं या उसका जो परिणाम है वो हमारे सामने में रखता है। तो शैक्षिक कार्यों के अलावा अगर हम देखें तो बच्चों का स्वभाव कैसा है, उसकी सामाजिक क्षमता कैसी है, भाषाई निपुणता क्या है और उसका जो एकेडमिक जो उपलब्धि है वो क्या है, ये सारी चीजें ये निदानात्मक आकलन हमें जो है इसकी जानकारी देता है। इसका मतलब एक ओवरऑल पर्सनालिटी एक बच्चे की क्या है उसके बारे में हम लोग इस निदानात्मक आकलन की मदद से जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि उपयोगी ये टूल है हमें हम जैसे हम लोग शिक्षकों के लिए बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और ये जो मूल्यांकन आधारित बात जो होती है ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि ये हम लोग करते भी आए हैं, हमेशा करते रहते हैं, चाहे हम उसको मंथली टेस्ट बोल लें या उसको हम लोग त्रिमासिक परीक्षा बोले, छमाही बोले या वार्षिक परीक्षा बोले कि जो भी हमारे सीखने के जो प्रतिफल निर्धारित किए जाते हैं राज्य के द्वारा या राष्ट्र के द्वारा उस
को किसी बच्चे ने कितना पाया, प्राप्त किया, ये एक उसका तरीका होता है। और इसका उद्देश्य ये जानना होता है मोटे रूप में कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है। और इससे, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षाएं, 6 माही परीक्षाएं, या जो हमारे बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, वो जो है हमें वो सारी इसमें शामिल होती हैं। और एक इसके अंदर में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आकलन है जो कि बच्चे ने क्या सीखा है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। इससे शिक्षकों को ये फीडबैक नहीं मिलता है कि हमें अपने शिक्षकीय कार्य में हमें क्या बदलाव करना है या हमें क्या उसमें चेंज करना है, जिससे कि बच्चों को हम आगे चल के उनके प्रदर्शन को सुधार सकें। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों ने क्या सीखा उसकी जानकारी हमें प्रदान करता है। ये मूल्यांकन आधारित हमारा आकलन है। चलिए, अब आकलन की जो आगे के जो उसके कंपोनेंट्स हैं आकलन के, अगर हम देखें तो हम कुछ प्रकार की बात करेंगे हम लोग आकलन की। आप देख सकते हैं आकलन के यहाँ हम लोग 2 प्रकार की बात करने जा रहे हैं। एक है रचनात्मक आकलन और दूसरा है योगात्मक आकलन। नाम आपने भी सुना होगा अंग्रेजी में। रचनात्मक को हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं और योगात्मक को हम लोग समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। तो रचनात्मक आकलन, या जिसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कह रहे हैं, वो एक ऐसा आकलन है जो कि अनौपचारिक रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो है वो लगातार चलता रहता है। इसमें बच्चों को ये नहीं लगता है कि उनका कोई आकलन किया जा रहा है, लेकिन ये बच्चों ने क्या, कितना, किस स्तर पे पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचना था और किस स्तर पे पहुंचे हैं, क्या कठिनाइयां हैं, ये सारी बातें जो हैं वो शिक्षक तक इसके माध्यम से पहुंचती हैं। और शिक्षक जो है वो अपने पढ़ाने के तरीकों में जो भी है उचित बदलाव करने के लिए फिर इसके ऊपर में वो काम करते हैं। अगर हम योगात्मक आकलन को देखें तो योगात्मक आकलन जो है, जैसा हम लोगों ने इसके पहले भी किया था मूल्यांकन आधारित आकलन, ये उसी का एक रूप है। योगात्मक आकलन जो होता है वो ये जानने के लिए किया जाता है कि बच्चों ने क्या सीखा है, और इसके अंतर्गत जो भी हमारे जो 6 माही और तिमाही या वार्षिक परीक्षाएं होती हैं वो इसके अंदर में शामिल होती हैं। तो पाठ्यचर्या या जो हमारा शिक्षण है या जो नीति के जो परिणाम होते हैं उनके मूल्यांकन के लिए योगात्मक आकलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। अब इसका ये और अगर एक और इसमें हम लोग अंतर देखने की बात करें तो ये जो रचनात्मक आकलन जो है, ये बच्चे इस पूरी प्रक्रिया, सीखने की जो प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जब उनकी अवधारणाओं का निर्माण हो रहा है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है ताकि हमको हर स्टेज में ये पता चल सके कि बच्चे ने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा। जबकि योगात्मक आकलन जो होता है किसी भी अवधारणा के अंत में या इकाई के अंत में इसका उपयोग किया जाता है कि टोटल ओवरऑल बच्चे ने क्या सीखा, ये जानने के लिए, सिर्फ ये जानना इसका उद्देश्य होता है योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जो होता है वो बच्चों को भी फीडबैक देता है। रचनात्मक आकलन जो है वो शिक्षकों को भी फीडबैक देता है। बच्चों को ये फीडबैक मिलता है कि आपका स्तर कहाँ पर है, आपको कहाँ तक पहुंचना है। शिक्षकों को इसी फीडबैक से ये पता चलता है कि उन्हें अपने सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या बदलाव करके उनको फिर से पढ़ाना है, और फिर बच्चों का जो है इसी प्रकार से रचनात्मक आकलन करते रहना है। तो एक लगातार चलने वाली ये एक प्रक्रिया है। और जैसा ये पहले भी अपन ने बात की है कि रचनात्मक आकलन में बच्चों के स्तर को के अनुसार शिक्षक जो है अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं में बदलाव करते रहते हैं और अपने पाठ्यचर्या को वो आगे बढ़ाते रहते हैं। तो रचनात्मक आकलन जो है वो शिक्षा, शैक्षिक जो कार्य हो रहे हैं कक्षा के अंदर में, जो इंस्ट्रक्शनल
काम हो रहा है उसका एक अपना इंटीग्रल पार्ट है, वो उसके अंदर समाहित है और ये लगातार जो है वो चलने वाली प्रक्रिया है कक्षा के अंदर। इसमें ये जो कई शोध किए गए हैं रचनात्मक आकलन के ऊपर में, जो ये इशारा करते हैं कि जो बच्चे इस उपलब्धि स्तर कक्षा में कम होता है, ये उनको ज़्यादा लाभ पहुँचाता है। ये उनको ये पता चलता है कि मेरी इस उपलब्धि कहाँ पर कम हो रही है और मुझे क्या करना है जिससे कि मेरी उपलब्धि जो है वो बढ़े और दूसरे बच्चों के साथ में जो अंतर है मेरा उपलब्धि का वो धीरे-धीरे कम हो सके। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो पूरी कक्षा के बच्चों को इससे बेनिफिट होता है और पूरी कक्षा का जो शैक्षिक प्रदर्शन होता है वो इससे इम्प्रूव होता है, बेहतर होता है। इसके इससे अलग अगर हम योगात्मक आकलन की बात करें, तो जैसे पहले भी अपन ने बात की, ये एक किसी इकाई या किसी एक अवधारणा या किसी पाठ के अंत में होता है या किसी एक निश्चित समय के बाद जो है, ये आकलन जो है योगात्मक आकलन किया जाता है और इससे ये निर्धारित हो योगात्मक आकलन जो है, वो मूल्यांकन इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो मूल्यांकन करना होता है और ये एक हाई स्टेक्स टेस्ट है। हाई स्टेक्स का मतलब ये होता है कि इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे कि बच्चों को जो है इसमें अगले क्लास में प्रमोट करना है या नहीं करना है ना? या बच्चों को जो है कुछ इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस प्रकार की बातें जो हैं इससे जुड़ी होती हैं। कई बार ऐसे भी टेस्ट होते हैं जो जिसको योगात्मक आकलन के रूप में जो कि इन किसी कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रवेश के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है इनके अंकों का। तो इसीलिए ये हाई स्टेक टेस्ट होता है जिससे कि बच्चों के साथ में जो है काफ़ी चीज़ें इससे जुड़ी रहती हैं। इनके आगे के भविष्य को लेकर के चीज़ें जुड़ी रहती हैं योगात्मक आकलन से। अ, अ, लेकिन ये बात भी हमको समझना होगा कि अगर आप किसी इकाई के अंत में कोई टेस्ट ले रहे हैं ये जानने के लिए कि बच्चे ने उस इकाई में कितना सीखा, क्या सीखा, तो इस प्रकार का जो योगात्मक आकलन को हम हाई स्टेक नहीं कहेंगे क्योंकि इससे कोई अगली क्लास का जुड़ाव या हमारे किसी इनाम का जुड़ाव नहीं है। ये जानने के लिए है कि उस इकाई में बच्चे ने क्या सीखा है। लेकिन आपको ये अंतर समझना होगा कि योगात्मक आकलन एक इकाई के अंत में किए जाने वाला और उस इकाई के पढ़ाने के दौरान किए जाने वाला जितना भी अनौपचारिक आकलन है वो हमारा रचनात्मक आकलन है। ये दोनों में डिफरेंस जो है बेसिक डिफरेंस हम लोगों को समझना होगा कि इकाई की में पढ़ाई के दौरान जितने भी जो भी आकलन हो रहा है वो हमारा रचनात्मक आकलन है और इकाई के अंत में यह जानना कि क्या सीखा बच्चे ने वो योगात्मक आकलन है। तो उम्मीद है कि आपको रचनात्मक और योगात्मक आकलन जो है वो आप उसको समझ पाए होंगे। अब हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो कक्षा में जो आकलन होता है वो कितना सशक्त होता है, उससे हमें क्या चीज़ें जो हैं मिलती हैं, क्या बातें हमको उससे पता चलती हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने बात किया था कि आकलन जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है, ये आप समझ गए हैं इस बात को। और इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन और उसे और आगे सीखने के लिए प्रेरित करता है। मतलब आकलन जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या आवश्यक बदलाव है इसके लिए और आगे जो हमें किस तरीके से पढ़ाना है इसके लिए हमें प्रेरित करता है या इसका हमें फीडबैक देता है। एक चीज इसके उपयोग से जो क्लास में जो शिक्षण किया जा रहा है उसमें जो भी हमें बदलाव करना है या जो हमें प्लानिंग करना है उसके लिए हमें जानकारी मिलती है
और ये विद्यार्थियों को अभ्यास और सीखने को पुख्ता करने के मौके प्रदान करता है। मतलब जो हम जब जो आकलन हम लोग लेते हैं, करते हैं, तो ये बच्चों को एक तो अभ्यास भी दे रहा है उनको किन्हीं कौशलों के लिए, और दूसरा आगे की जो चीज़ें हैं, अवधारणाएँ हैं, उनको सीखने, उनका जो सीखना है उसको भी वो पुष्ट करता है, उनको पुख्ता करता है। तो ये आकलन, ये चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें बार-बार आ रही हैं, ये चीज़ें, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आकलन को हम बहुत गहराई से समझें कि आकलन जो है वो क्या कर सकता है हमारी कक्षाओं के लिए। तो ऐसे शोध भी हैं, मतलब हज़ारों की संख्याओं में ऐसे शोध हैं जो ये बताते हैं कि आकलन को जब कक्षाओं में एक उचित रूप में लागू किया जाता है, तो इससे बच्चों की जो सीखने की जो गति है या जो उनका जो प्रदर्शन है, वो कई गुना तक सुधर सकता है। ये जो है, ये कई शोध जो हैं इस ओर इशारा करते हैं। और ये जो शोध हैं, ये सिर्फ़ भारत की ही बात नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी स्तरों पर ऐसे शोध किए गए हैं जिनसे कि ये बात निकल के आई है। अब कैसे इस चीज़ को हम लोग कहेंगे कि ये बच्चों के सीखने को बढ़ावा देता है? कैसे हम लोग ये यहाँ पर कहेंगे ये बात हो सकती है? तो पहली बात तो ये है कि आकलन जो होता है, वो किसी पाठ या किसी एक समय के अंतराल में विद्यार्थी की प्रगति का आकलन करता है, एक बात। अ, एक नियमित अंतराल के बाद जो है बच्चे के सीखने की जो गहराई है, उसको समझने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एक नियमित अंतराल के बाद। ये काम हो सकता है कि बच्चे एक्चुअल में कहाँ तक सीख पा रहे हैं। किसी अवधारणा के ऊपर काम चल रहा है, उसके बीच में हमने उनका टेस्टिंग किया या हमने उनका आकलन किया, तो ये पता चलता है कि बच्चे कहाँ तक सीख पा रहे हैं, कहाँ तक नहीं सीख पा रहे हैं। और जैसा पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि शिक्षकों तक ये जब जानकारी पहुँचती है कि बच्चों ने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा, तो वो अपने पढ़ने-पढ़ाने के तरीकों में बदलाव करके बच्चों के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। आकलन बच्चों को जो है जो कहना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन हम जब उसमें पूछते हैं, और तो उसमें होता ये है कि बच्चों के अपने अभिव्यक्ति कौशल बढ़ते हैं, बच्चों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता, एक अनुमान लगाने की क्षमता, ये सारी चीज़ों में जो है बच्चों के कौशलों में जो है अंतर आता है, और इससे बच्चों का जो सीखना होता है, वो बहुत तेज़ी से होता है। तो एक तरीके से हम ये कहें कि बच्चों के जो उच्च स्तरीय कौशल होते हैं, ये उनको भी मजबूत करने का ये काम करता है। और इससे एक कुछ चीज़ें और भी हैं। देखिए, इसमें जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कुछ ना हर चीज़ जो है बच्चे के लिए सकारात्मक रूप में है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो योगात्मक आकलन है, वो अगर बार-बार लिया जाता है, तो ये बच्चों के सीखने का जो एक मोटिवेशन होता है, उसको नकारात्मक प्रभाव भी डालता है उसमें। कोई बच्चा किसी कारण से अगर नहीं कर पा रहा है अपने योगात्मक आकलन में ठीक से प्रदर्शन, तो उसको कम नंबर देख कर के या उसका मूल्यांकन कम स्तर पे हुआ है, ये उसके उसके प्रेरणा को थोड़ा-सा नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ये सब जो बातें हैं हमको ध्यान रखना होगा, और इन सबको ध्यान में रखते हुए ही दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों को ध्यान में रखकर एक बैलेंस बनाते हुए हम लोगों को बच्चों के आकलन करने की हमें आवश्यकता है।
आ, आकलन सीखने को बढ़ावा देता है। जैसे आ, सफल होने के लिए आज के विद्यार्थी को ज्ञान, कौशल, सामाजिक गुणों के गुणवत्तापूर्ण मिश्रण की आवश्यकता होती है। मतलब सिर्फ अगर बच्चे के पास में किताबी ज्ञान है तो वही आज के दिन में जो है वो पूरी सफलता बच्चों को मिले, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए ज्ञान के साथ-साथ उस उनके पास में स्किल्स भी होने चाहिए और जो उनके परिवेश का जो ज्ञान है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के जो है बच्चे को सफल बनाती हैं। तो इसीलिए आकलन को हमें ए से बी की ओर ले जाने की आवश्यकता है। ए क्या कहता है कि हम यह कैसे जानें कि जो हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा वो सीख रहा है। ये जो है आकलन का एक हिस्सा हुआ। क्या बच्चे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में सीखना और अनुकूलन करना सीख रहे हैं? ये दोनों चीज़ों को अगर हम आकलन के ज़रिए माप पाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को हम जो फीडबैक देंगे, बच्चे को हम जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, वो एक समग्रता में होगा। वो सिर्फ शैक्षिक मुद्दों पर फीडबैक नहीं होगा, शैक्षिक मुद्दों पर हम उनको जानकारी ना देंगे, जबकि हम शैक्षिक के साथ-साथ उनके जो सामाजिक, पारिवारिक जो आवश्यक घटक हैं हमें सफलता के लिए, हम उसके लिए भी बच्चों को फीडबैक दे सकते हैं, जिसके आधार पर वो अपने आप में उचित बदलाव करके आगे बढ़ेंगे। तो आकलन का उपयोग जैसे हम लोग पहले भी बात किया अपन ने कि बच्चों के उच्च स्तरीय जो कौशल होते हैं, है ना? उच्च स्तरीय कौशलों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो अब अगर बच्चे उच्च स्तरीय कौशल का उपयोग करते हैं जैसे कि वो चिंतन करना, है ना? स्व आकलन कर पाना, ये सारी चीज़ें अगर बच्चे इसमें काम में सक्षम हो जाते हैं, तो वे स्वयं इस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। मेरा जो रास्ता है वो सही है या नहीं है, मैं सही रास्ते पे चल पा रहा हूँ या नहीं, या मेरी प्रगति किस दिशा में हो रही है। अपने जो उसके खुद के ज्ञान और कौशल के जो मजबूत पक्ष या जो कमजोर पक्ष हैं या जो कमजोर कड़ियां हैं, वो उसको पहचान सकता है। और उसके साथ-साथ में खुद ही इस बात को वो पहचानने में सक्षम हो सकते हैं कि मुझे कहाँ पर सुधार करना है, मुझे कहाँ पर बदलाव करना है अपने सीखने के तरीकों में। और इसके लिए वो स्व आकलन या चिंतन के साथ-साथ उनको जो शिक्षक या उनके जो साथी जो हैं, जो भी उनको फीडबैक देते हैं, वो उनको भी सकारात्मक रूप से देखते हुए उसके ऊपर वो काम करने का प्रयास करते हैं। ओके, अब थोड़ा-सा हम लोग बात करते हैं कि आकलन में मापन और मूल्यांकन का अ, क्या इसमें जो है भूमिका होती है। आकलन में मापन और मूल्यांकन की क्या भूमिका होती है? अब आकलन में मापन की क्या भूमिका है हम लोग देखते हैं। मापन विद्यार्थियों के कौशलों को मापने के लिए एक कोई स्केल या जिसको हम कोई पैमाना कहते हैं उससे संबंधित है। मापन का उपयोग जो है वो अलग-अलग विद्यार्थियों के प्रदर्शन, उपलब्धि की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। जो भी हमारा मानक स्केल या जो पैमाना है, उसके आधार पर हम कक्षा के अलग-अलग विद्यार्थियों के प्रदर्शन या उनकी जो उपलब्धि का जो स्तर है, उनकी तुलना के लिए हम कर सकते हैं। इससे ये जो प्रदर्शन जो बच्चों का होता है, ये जो तुलना होती है या जो हमारे पास एक जो स्केल या जो पैमाना है, ये मजबूत और जो कमजोर पक्ष हैं बच्चों के, ये उसके आधार पर तैयार किए जाते हैं। और इसके आधार पर हम कक्षा में कुछ समूह बना सकते हैं बच्चों के, जिससे कि हम ये निश्चित कर सकें
कि जो बच्चे अभी किसी अवधारणा को ठीक तरीके से नहीं समझ पाए हैं, हम उनकी ओर ज़्यादा फोकस कर पाएँ, और ताकि आने वाले समय में वो जो ठीक से समझ चुके हैं बच्चे, उनके समूहों में आकर के उनके साथ अच्छे तरीके से वो काम कर सकें। तो ये एक मापन की भूमिका है। अ, अब जो मापन जो होगा वो कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना प्रभावशाली होगा, वो कुछ बातों पर निर्भर करता है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे मापन की जो विशेषताएँ हैं, वो ये है कि उसकी वैधता क्या है। वैधता का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो हमारा आकलन है, वो किस हद तक उस बात की माप करता है जो वो मापना चाह रहा है। एक बात, ये उसकी वैधता है। विश्वसनीयता की बात जहाँ तक आती है, वो ये बताता है कि जिसे हम माप रहे हैं, वो कितना सही है। सही कितना है, ये इस बात को समझ उसको मापना, वो कितना सही है जिसको हमने मापा है, वो कितना सही है। जितना सही होगा, उतना ही विश्वसनीय होगा। ये विश्वसनीयता जो है, वो बाहर से हमको पता चलती है। धीरे-धीरे हम जब सही चीज़ों का मापन करने लगते हैं, तो उसमें सभी की विश्वसनीयता भी बढ़ने लगती है। इसमें कितना वस्तुनिष्ठता है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी कितनी है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे परीक्षण करने वाले जो लोग हैं या जो आकलन करने वाले लोग हैं, उनकी अपनी जो एक पर्सनल सोच होती है, उनके जो अपने कुछ बायसेस होते हैं, वो भी इसके अंदर में शामिल तो नहीं है, या ये उन सब चीज़ों से मुक्त है। अगर ये उन सब चीज़ों से मुक्त है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि बहुत ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिविटी जो होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है मापन के लिए। और यह कितना व्यवहारिक है ये। जो उसको जो संचालित करना है, उसका जो क्रियान्वयन करना है, क्या वो बहुत आसानी से हम व्यावहारिक रूप में कर पा रहे हैं, या उसके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रियाएँ हमने बनाई हैं, जिसको कि समझ पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यावहारिकता, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी एक अच्छे मापन के उपकरण के मान्य होने के लिए। अब बात करते हैं आकलन में हमारे मूल्यांकन की क्या भूमिका है। मूल्यांकन की भूमिका को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी एक वस्तु को या किसी भी एक, जैसे हम लोग उसकी उसी के समान किसी वस्तु से या किसी मानक से हम जब तुलना करते हैं, और तुलना करके हम उसको कोई मूल्य निर्धारित करते हैं उसका, तो वो जो है, वो एक मूल्यांकन करने की बात होती है। तो मूल्यांकन जो है, आकलन और मापन की मदद से किया जाता है। मतलब कि आकलन आपने कर लिया, उसके बाद में मापना भी कर लिया, मापन करने के बाद उसको कोई मूल्य आप दे रहे हैं, तो वो मूल्यांकन है। तो आकलन के मूल्यांकन में आकलन और मापन जो है, वो शामिल रहता है। तो शैक्षिक कार्यक्रम है, परियोजना और सामग्री के मूल्यांकन के मानक जो हैं, उनकी उपयोगिता ये सुनिश्चित करें कि मूल्यांकन उपयोगी हो, और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब, जैसे अगर हम लोग अपने आकलन की बात करें, तो आकलन में बच्चा है, शिक्षक है, पूरा जो हमारा जो पेरेंट्स का जो पेरेंट्स हैं हमारे, या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो यहाँ मूल्यांकन की मदद से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें कुछ निर्णय लेने में वो मदद करता है कि बच्चे ने क्या सीखा। ये चीजें जो हैं, इसके अंदर में शामिल होती हैं। तो यहाँ पर भी मूल्यांकन जो है, वो
उसके भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि व्यवहारिकता मूल्यांकन किस संदर्भ में किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मूल्यांकन करने में हमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत पड़ रही है या संसाधनों की बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता हो रही है और उसका परिणाम हमें कोई बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है। उसका औचित्य क्या है ना? मूल्यांकन की गुणवत्ता से संबंधित नैतिक और कानूनी चिंताएँ, मतलब किसी प्रकार के हम कोई किसी को हम मूल्यांकन के ज़रिए ना तो हम किसी को ठेस पहुँचाना चाहते हैं, ना ही हम किसी के कानूनी अधिकारों को हम जो है वो उनसे दूर करना चाहते हैं। और मूल्यांकन जितना शुद्ध होगा या जितना सटीक होगा, उसकी विश्वसनीयता, वैधता जो है वो अच्छी होगी और साथ-साथ में गलतियाँ और जो पूर्वाग्रह हो सकते हैं इससे संबंधित, वो मिनिमम होंगे, वो कम से कम। तो आकलन में मूल्यांकन और मापन की जो भूमिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो मूल्यांकन है, वो कई रूपों में हो सकता है। जैसे कि प्रोएक्टिव, इसका मतलब ये है कि किसी कार्यक्रम के निर्माण से पहले आप अगर उसका मूल्यांकन करते हैं, है ना? अ, अ, उससे होता ये है कि आप उसको जितना आपने उसका मूल्यांकन किया है, जब आप उसको अच्छी तरीके से लागू करेंगे तो उस स्तर तक लागू करने के लिए आप जो है प्रयास करेंगे जितना कि आपने उसका मूल्यांकन कर लिया है पहले से। ये उसका उद्देश्य होता है। स्पष्टीकरण देने वाला कोई मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि किसी कार्यक्रम के शुरुआती दौर में ये किया जाता है और इसका उद्देश्य जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अ, वो हमारे कार्यक्रम के आवश्यक आयामों को पहचान सकें, उनको समझ पाएँ, ये उस पर्पज़ से किया जाता है, उसका मूल्यांकन। ताकि जितने भी लोग उसमें शामिल हैं, उनको ये पता चले कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके क्या उद्देश्य हैं। और संवादात्मक या इंटरैक्टिव जो मूल्यांकन होता है, वो क्या होगा कि ये कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान होता है और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है और इसके साथ-साथ में जो कार्यक्रम के उद्देश्य हैं, उसमें लगातार हम उनके अनुसार जो है कार्यक्रम के गुणवत्ता में लगातार जो है बदलाव करने के लिए जो है उचित निर्णय जो है हम लोग इसके बीच-बीच में लेते रहते हैं। तो ऊपर के जो 2 थे प्रोएक्टिव और क्लैरिफिकेटिव, ये कार्यक्रम के पहले होते हैं और जो संवादात्मक या इंटरैक्टिव है वो कार्यक्रम के बीच-बीच में किया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता को सुधारा जा सके। ये एक मॉनिटरिंग टाइप का जो मूल्यांकन है वो क्या है? ये भी कार्यक्रम के दौरान होता है और ये जानकारी देता है कि कार्यक्रम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है इससे कि जो चीज़ हो रही है वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। ये इस बात को देखने के लिए मॉनिटरिंग की जाती है और प्रभावी या प्रभाविता की जाँच करने के लिए जो मूल्यांकन होता है, ये प्रारंभ में और अंत में किया जाता है। मतलब ये जैसे कि नॉर्मली हम लोग प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट की जब बात करते हैं किसी भी कार्यक्रम के शुरुआत में, कार्यक्रम का जो है वो आकलन करना शुरुआत में कि वो क्या चीज़ है, उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं और कार्यक्रम को करने के बाद फिर से जब पोस्ट टेस्ट होता है कि पूरे कार्यक्रम में करने के बाद क्या-क्या बदलाव आए पूरे सिस्टम में, ये दोनों की तुलना करने के लिए हम लोग ये मूल्यांकन जो इम्पैक्ट मूल्यांकन या इवैल्यूएशन की जो बात होती है, वो हम लोग करते हैं। तो उम्मीद है साथियों ये आप समझ पा रहे होंगे मापन और मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन के जो मॉडल हैं वो क्या है? अ, मूल्यांकन पहला तो मॉडल ये है कि उद्देश्य उन्मुख मूल्यांकन। उद्देश्य उन्मुख मूल्यांकन क्या है?
कि मूल्यांकन इस बात का पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्य जो है वो किस समय सीमा तक पूरे हो पा रहे हैं। मतलब उद्देश्य उन्मुख मूल्यांकन, जो उद्देश्य है कार्यक्रम के वो कहाँ तक पूरे हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो पा रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, प्रबंध उन्मुख मूल्यांकन। ये मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन गतिविधियां कार्यक्रम निर्माणकर्ता के दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार करने की दृष्टि से संचालित की जाती है। मतलब ये है कि जो मूल्यांकन होता है, ये कार्यक्रम जिसने भी उसको डिजाइन किया है, उसके जो दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन की जो बात है, और उसके जो मूल्यांकन की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कितना अच्छा होगा हमारे लिए, आगे के लिए उस काम को रिपीट कर पाना और अच्छा होता है किसी भी चीज के संदर्भ में। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधोन्मुख मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। फिर उपभोक्ता उन्मुख मूल्यांकन, ये इस प्रकार के जो मूल्यांकन है कि कोई हमारा उपभोक्ता है, या जो हमारा कोई कहना चाहिए कस्टमर है किसी एक प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो वो जो प्रोडक्ट है वो कितना इफेक्टिव है उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, ये मूल्यांकन करके ये हमें सारे उसके रिजल्ट्स बताता है, ताकि जो भी उसको यूज करने जा रहा है या जिस उस शैक्षिक उत्पाद का जो उपयोग करेगा, उसको ये पता चल सके कि वो मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। इस बात को समझने के लिए उपभोक्ता उन्मुख मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। विशेषज्ञता उन्मुख मूल्यांकन जो है वो मूल्यांकनकर्ता जो है मूल्यांकन के बारे में अपनी राय के लिए अपने पूर्व के निर्णयों पर निर्भर करता है। और आखिरी जो है प्रतिभागी उन्मुख मूल्यांकन, इसमें जो मूल्यांकन होता है ये प्रतिभागियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करना, ताकि जो हमारे प्रतिभागी हैं वो जो है अच्छे तरीके से मूल्यांकन में अपना जो है भागीदारी दे सकें। इसके लिए ये प्रतिभागी उन्मुख मूल्यांकन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आकलन का दृष्टिकोण की बात हो रही है कि आकलन किन किन नजरियों से किया जाता है। आकलन किन किन नजरियों से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के नजरिए आप देख पा रहे हैं। और इन तीनों ही नजरियों के पीछे में जो उद्देश्य ये है कि बच्चे के या विद्यार्थी का जो सीखना है वो अच्छे तरीके से हो पाए। तो एक है सीखने का आकलन, एक नजरिया ये है आकलन के पीछे में। दूसरा नजरिया है सीखने के लिए आकलन, और तीसरा नजरिया है सीखने के रूप में आकलन। तो नाम जो है, इन तीनों के नाम से भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, आप देखेंगे आगे अगर हम एक एक को देखें। तो सीखने का आकलन, सीखने के आकलन के पीछे में उद्देश्य जो है वो योगात्मक है। योगात्मक का अर्थ आप जानते हैं कि ईयर के एंड में या किसी एक विशिष्ट समय के अंतराल पर जो है ये आकलन किया जाता है, और ये विद्यार्थी ने क्या सीखा, क्या प्रगति की है, ये उस उद्देश्य से किया जाता है। और इससे नॉर्मली हम लोग विद्यार्थियों की तुलना करते हैं आपस में कि भाई इसको ए ग्रेड मिला, इसको बी ग्रेड मिला, या ये 70% है, या 80% है, इस प्रकार की बातें होती हैं। जैसे अभी अपन ने बात की, परिणाम जो होते हैं वो प्रतीकों में दिए जाते हैं, जैसे अंक हो सकता है या ग्रेड हो सकता है। और इस प्रकार का जो आकलन होता है वो आज भी हमारी कक्षाओं में दूसरे प्रकार के आकलन से ज्यादा महत्व इसको दिया जाता है। दूसरे प्रकार के आकलन जो हम लोग आगे देखेंगे, उसको जो है ये जो सीखने का आकलन जो होता है उसको ज्यादा महत्व जो है हमारी कक्षाओं में
दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं? एक तो देख रहे हैं आप परीक्षाएं जो होती हैं वो, दूसरा परियोजना कार्य, जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दे दिया उन्होंने, और जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, है ना, जैसे नैस की बात हम लोग कर रहे हैं। नैस तो खैर अलग प्रकार का एक है, लेकिन कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कि हमें परिणाम देते हैं कि बच्चे ने ये तक यहाँ तक सीखा है। तो खासकर जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो सीखने के आकलन के लिए जो है उपयोग किए जाते हैं। अभी सीखने के लिए आकलन, ये आपको याद होगा हम लोगों ने रचनात्मक आकलन की बात की थी, या जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की थी, ये वो उस प्रकार का है सीखने के लिए आकलन। इसका उद्देश्य जो है वो ये जानना नहीं है कि बच्चे ने क्या सीखा। आपको यहाँ पर किसी एक अवधारणा को सिखाते समय बच्चा क्या सीख पा रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, इस जानकारी के लिए ये जो है सीखने के लिए आकलन किया जाता है। और इससे हमें हम बच्चों को जो नहीं सीख पा रहे हैं उसके लिए हम फीडबैक भी देते हैं। ये लगातार होते रहते हैं और इनके आधार पर शिक्षक भी जो है लगातार कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई यहाँ पर ये होती है कि वे बच्चों को फीडबैक देते हैं और अपने जो सीखने सिखाने के तरीके हैं उनमें लगातार वो बदलाव करते रहते हैं। ये हर विद्यार्थी की समझ को सामने लेके आता है। मतलब कि हर कोई विद्यार्थी कितना सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है, और इससे बच्चे जो हैं, शिक्षक जो है बच्चों को फीडबैक देते हैं और ये जो है बच्चों को आगे के चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाने में फिर वो मदद करता है। तो इसका उद्देश्य जो है वो योगात्मक आकलन से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा क्या बहुत कुछ अलग है, दोनों का उद्देश्य भी अलग है इनका पूरा। ये अंत में नहीं किए जाते हैं, है ना, ये सीखने के दौरान किए जाते हैं और कई बार किए जाते हैं, और कई बार तो ये होता है कि बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा कोई आकलन नहीं हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रचनात्मक आकलन, जिसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, और निदानात्मक आकलन, जिसको हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं, ये सीखने के लिए आकलन के हिस्से हैं। ये उसके जो है प्रकार हम लोग कह सकते हैं। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन जो है, ये देखिए किस प्रकार से सीखने का आकलन और सीखने का आकलन से जो अलग होता है वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमने वहां पर देखा था कि वो तो एक वर्ष के अंत में होता है, वहां पर कुछ परीक्षाएं होती हैं, लिखित परीक्षाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को जो ध्यान रखने वाली बातें ये हैं सीखने के लिए आकलन में, कि विद्यार्थियों को अभी भी क्या जानने की आवश्यकता है, ये शिक्षकों को पता चलता है। विद्यार्थियों ने पाठ से क्या सीखा, ये शिक्षकों को पता चलेगा। इसके अलावा क्या विद्यार्थी को यह पाठ सरल लगा या कठिन लगा, ये एक अनुमान लगा सकते हैं शिक्षक। शिक्षकों को ये भी पता चलता है कि क्या उनकी जो पढ़ाने का जो तरीका है या जो जो रणनीतियां वो उपयोग कर रहे हैं वो प्रभावी हैं या नहीं है। किन क्षेत्रों में विद्यार्थियों की समझ विकसित नहीं हो पाई है, जो पहले भी हम लोग बात कर रहे हैं, पहले नंबर पे था कि अभी उन्हें क्या जानने की जरूरत है, और क्या एक शिक्षक के रूप में मैं विद्यार्थियों को वह समझा पाने में सफल हुआ जो कि अपेक्षा की जा रही थी, जो कि मैं सिखाना चाह रहा था। ये सारी जो चीजें हैं शिक्षक को एक जानकारी के रूप में मिलती है, या वो शिक्षक एक आकलन, रचनात्मक आकलन या सीखने के लिए आकलन से ये सारे प्रश्न जो हैं उनका जवाब भी जो है बच्चों को, शिक्षकों को मिल पाता है इससे। तीसरा जो प्रकार है वो है सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में आकलन जो है ये सीखने के लिए आकलन का एक हिस्सा है।
यहाँ पर जैसे हम लोग पहले भी बात किए थे कि आकलन बच्चों को स्वयं से ये चिंतनशील या एक कहना चाहिए चिंतनशील प्रश्न पूछने और सीखने की रणनीतियों पर विचार करने के लिए जो है प्रेरित करता है। इसमें बच्चे जो हैं वो खुद अपना आकलन करने के लिए जो है वो प्रेरित होते हैं और खुद अपनी जिम्मेदारी पर जो है उन आकलनों के परिणाम के आधार पर आगे सीखने के लिए जो है वो आगे आते हैं। तो ये सीखने के रूप में आकलन जो है ये सीखने के लिए आकलन का ही हिस्सा है, परंतु यहाँ पर जो मुख्य भूमिका है वो बच्चे की स्वयं की रहती है। तो सीखने के लिए आकलन को हमें इस स्तर तक लेके जाना है कि जहाँ पर शिक्षक जिधर केंद्रीय भूमिका में है वहां से शुरू हो और धीरे 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 बच्चे की तरफ जो है वो जिम्मेदारी जाए कि भाई आपको सीखना है तो जिम्मेदारी आपको भी लेनी है। यहाँ आपको स्वयं को ये जानना है कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। आपको स्वयं को ये देखना है कि मुझे जो नहीं सीखा है उसको मैं आगे कैसे सीख सकता हूँ। ये बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो सीखने के रूप में आकलन के लिए आती है। यहाँ पर जैसा मैंने आपसे बात की विद्यार्थी स्वयं ही सीखने के रूप में आकलन के रिकॉर्ड रखते हैं, अपने सीखने की निगरानी करते हैं और जो फीडबैक उनको मिला है उसको जो है वो समय समय पर उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसमें दैनिक जनरल रिकॉर्ड रखना, विद्यार्थी जो अपने स्वयं के रिकॉर्ड रख सकते हैं कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अब ये तीनों को जो है तीनों का एक कंपैरिजन है। सीखने का आकलन का उद्देश्य कितना सीखा, अगली कक्षा में जाना, कॉलेज में प्रवेश, नौकरी आदि के बारे में निर्णय लेना इसका उद्देश्य होता है। इसके लिए संदर्भ जो है अन्य विद्यार्थी होते हैं, मतलब तुलना होती है यहाँ पर, और मुख्य आकलनकर्ता जो है यहाँ पर शिक्षक स्वयं होता है। अगर हम सीखने के लिए आकलन करें तो शिक्षण संबंधित निर्णयों के लिए शिक्षकों को जानकारी मिलती है। कुछ संदर्भ जो होते हैं वो हमारे बाहरी मानक या जिसको हम लोग हमारे जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो हम लोग उनको देखते हैं, उनके जो छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं वो, और मुख्य आकलनकर्ता यहाँ पर भी शिक्षक होते हैं। और सीखने के रूप में आकलन के रूप जो होता है उसमें स्वयं की निगरानी जो है वो बच्चे करते हैं और जो है आगे की प्लानिंग वगैरह करते हैं, और स्वयं के लक्ष्य बच्चे जो निर्धारित करते हैं वो संदर्भ में होते हैं और हमारे लर्निंग आउटकम्स, लेकिन मुख्य जो आकलन करता होता है यहाँ पर वो स्वयं विद्यार्थी होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव जो है आकलन के दृष्टिकोण में हमको देखने की आवश्यकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि आकलन की संरचनाओं में जो बदलाव की जो बात है, यहाँ पर अगर हम लोग ये इस स्लाइड में शायद कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी। ये जो आप देख सकते हैं आकलन में जो भूमिकाएं और लक्ष्य जो होते हैं, एक शिक्षक जो है वो परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए। उसके पास में प्रत्येक विद्यार्थी को फीडबैक देने देना और उनको सहायता करना, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा एक मार्गदर्शक के रूप में, मतलब ये कि आपने जो जानकारी एकत्र की है आकलन के माध्यम से उसके आधार पर आप ये मार्गदर्शन करें कि बच्चों को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, जिससे कि जो आंकड़े अगर उन्हें कहीं कुछ कम ज्यादा लग रहे हैं तो उनको जो है और अच्छा बनाया जा सके। तो मार्गदर्शन देना भी जरूरी है।
और एक अकाउंटेंट के रूप में शिक्षक। अकाउंटेंट के रूप में शिक्षक का अर्थ ये है कि वो सदैव उसके पास में बच्चों की जो प्रगति है, जो उनका जो उपलब्धि का स्तर है, उसका जो प्रॉपर दस्तावेजीकरण जो है वो शिक्षक के पास में होना चाहिए। तो ये जो है 3 भूमिकाएं हैं शिक्षक की, परामर्शदाता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और एक अकाउंटेंट के रूप में। ये तीनों भूमिकाओं में शिक्षक अगर अपनी जो काम है वो सही ढंग से अगर आप निभा पाते हैं तो बच्चों का जो उपलब्धि स्तर है वो बहुत तेजी से सुधर सकता है। एक रिपोर्टर के रूप में, रिपोर्टर का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो बच्चों ने प्रगति की है उसकी जानकारी, सही जानकारी उस संबंधित जो हमारे अभिभावक हैं या हमारे जो स्कूल का जो हमारा मैनेजमेंट है और विद्यार्थियों को देना। यहाँ पर एक रिपोर्टर की भूमिका भी है। और कार्यक्रम के संचालक के रूप में, मतलब कि आप कक्षा के अंदर में जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं उन प्रक्रियाओं में किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है, किस प्रकार से उनकी प्लानिंग होनी चाहिए, इन सबका निर्णय भी आपको लेना है। तो एक परामर्शदाता, मार्गदर्शक, रिपोर्टर, एक अकाउंटेंट और एक कार्यक्रम के संचालक के रूप में, इन सारी भूमिकाएं जो हैं एक शिक्षक की होती हैं और अलग अलग समय में ये अलग अलग प्रकार की, इस प्रकार की भूमिकाएं जो है वो निभाते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी होगी, एक शिक्षक को किस प्रकार से हमें काम करने की जरूरत है। अब आकलन के परिणाम किस प्रकार बताए जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। कि कुछ रिपोर्ट करने की सामान्य विधियां हैं, जैसे कि जो भी हमारे कार्यक्रम का आकलन होता है या कक्षा में बच्चों का आकलन होता है या नीतियों का जो निर्धारण होता है, उनका जो आकलन होता है, उनकी जो प्रभावशीलता है, उनको दर्शाने के लिए मानक संदर्भित परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण, प्रदर्शन के मानक और पेशेवर निर्णय, इस तरीके से इन विधियों का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। मानक संदर्भित परीक्षण क्या है, जिसको हम लोग एनआरटी कहते हैं। ये एक मानकीकृत टेस्ट है, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, जिसके परिणाम के रूप में किन्हीं ज्ञात विशेषताओं के आधार पर किसी एक विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना विद्यार्थियों के बड़े समूह के प्रदर्शन से की जाती है। ठीक है, बच्चों के ज्ञात विशेषताएं हैं, जैसे उम्र है, ग्रेड है, उनका लिंग है, उसके आधार पर किसी एक विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक बड़े समूह के विद्यार्थियों के साथ की जाती है। जबकि अगर हम सीआरटी की बात करें, जिसको हम लोग मानदंड संदर्भित परीक्षण कह रहे हैं, एक विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना पूर्व निर्धारित मानक या मानदंड से की जाती है। ये जो सीआरटी है वो ये निर्धारित करने के लिए बनाए जाते हैं कि किसी विद्यार्थी ने किस सीमा तक किसी विषय वस्तु के कौशल पर महारत हासिल की है। ये जो है निर्धारित करने के लिए सीआरटी जो है वो बनाए जाते हैं। प्रदर्शन के जो मानक है वो क्या है? प्रदर्शन के मानक विभिन्न विषय वस्तु के क्षेत्रों में प्रदर्शन की न्यूनतम अपेक्षा, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है, ये लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो हमारे मानक हैं। इनका निर्णय प्रायः परीक्षा लेने वाले या पाठ्यचर्या बनाने वाले करते हैं और परिणामों की रिपोर्टिंग इन मानकों की तुलना से की जाती है। तो यहाँ पर जो है, जैसे एनसीईआरटी ने हमको बना के दिए हैं लर्निंग आउटकम, उनको जो है हर प्रदेश ने अपने संदर्भों में उनको जो है बनाया है, उनमें कुछ बदलाव किए हैं। तो वो जो है हमारे मानक है और हम लोग उन मानकों के आधार पर ये तय करते हैं कि किस बच्चे ने कितने लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो अचीव कर लिए हैं और उन्हें और क्या करने की जरूरत है। पेशेवर निर्णय की जहां तक बात है, उसमें यह है कि शिक्षक प्रतिदिन कक्षा में प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थियों के जवाब के आधार पर उनके ज्ञान संबंधी निर्णय लेते हैं।
इसकी रिपोर्टिंग अनौपचारिक बैठकों या संवाद के द्वारा की जाती है। ये जो है, आप हम पहले भी अपन ने बात किया था कि रचनात्मक आकलन जब हम लोग करते हैं तो वो ये जो इस तरीके के जो पेशेवर निर्णय होते हैं, ये कक्षा के अंदर में जो हमारे अनौपचारिक सवाल जवाब या औपचारिक सवाल जवाब होते हैं, उनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं कि वो बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और इसको जो है मौखिक रूप से जो है अनौपचारिक बैठकों या संवाद के द्वारा जो है वो अब क्लासरूम में मैनेजमेंट को दी जा सकती है स्कूल के, या बच्चों के साथ इसका शेयर किया जा सकता है, या पीटीएम वगैरह जब होती हैं तो बच्चों के जो माता पिता आते हैं तब उस समय उनके साथ में इन चीजों को शेयर किया जा सकता है। तो ये पेशेवर निर्णय वाली बात है। हमें किन बातों का ध्यान रखना है? आकलन का जो परिणाम जब हम बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो हमें किन बातों पर विचार करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है? कि पहले तो ये देखना है कि भाई आकलन किस प्रकार बनाया गया है, हमारी विषय वस्तु क्या है, किन कौशलों का आकलन किया जा रहा है, क्या आकलन सामान्य ज्ञान पर आधारित है या विशेष रूप से पाठ्यचर्या से जुड़ा है, मतलब किसी विशिष्ट अवधारणा से जुड़ा हुआ है या उसके अंदर में बहुत सारी अवधारणाएं शामिल हैं। ये चीज हमको ध्यान देने की जरूरत है, पहली बात। दूसरा, ये देखना कि आकलन जब बनाया गया था तो उसका उद्देश्य क्या था, मतलब जो हमने 4 प्रकार देखे थे कि अनुदेशात्मक है, पूर्वानुमान लगाने के लिए है, डायग्नोस्टिक्स है, मूल्यांकन करने के लिए है। ये हमारा उद्देश्य क्या था, उसके आधार पर ही हमको जो है आकलन के परिणामों का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जब हमने ये तय कर लिया है कि आकलन का उद्देश्य क्या था, तो उसका क्या दृष्टिकोण था उसके पीछे, क्या उसके लिए वो फॉर्मेटिव असेसमेंट उसका उद्देश्य था, या योगात्मक, या जिसको हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो ये चीज भी जानना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्राप्तांक क्या दर्शा रहे हैं कि ये अन्य विद्यार्थियों या निर्धारित मानकों से ये तुलना करते हैं या किसी विद्यार्थी की प्रगति को दर्शाते हैं, ये एक चीज है। तो हमें प्राप्तांक को भी ध्यान में रखना होगा। और आकलन का संदर्भ क्या है, आकलन का जो संदर्भ है वो हाई स्टेक्स है या लो स्टेक है। लो स्टेक का मतलब ये है कि उसमें कोई रिवार्ड नहीं छुपा हुआ है, या उसमें कहीं कोई प्रमोशन की बात नहीं है कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास जाएंगे या आपको कोई नौकरी मिलेगी या कोई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इस प्रकार का कोई हाई स्टेक्स पीछे में बात नहीं है। लो स्टेक्स आकलन है या हाई स्टेक्स है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये सारी बातें जो हैं, जो इसमें दी गई हैं, ये जो लिखा था आकलन किस प्रकार बनाया गया है, उद्देश्य क्या है, प्राप्तांक कितने हैं बच्चों के, और आकलन का संदर्भ क्या है, इनको ध्यान में रखते हुए हमें जो है आकलन के परिणामों का जो है उपयोग करना चाहिए। अब आकलन की प्रक्रिया, ये चाहे अब हम लोग जो बात कर रहे हैं अब उसके अंतिम पड़ाव पर हैं हम लोग। तो आकलन की प्रक्रिया जो है कार्यक्रम के उद्देश्य और सीखने के लक्ष्यों से जुड़े विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल विकसित करे। आकलन इस प्रकार होना चाहिए कि वो सीखने के प्रतिफलों तक पहुंचने में मदद कर सके। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आकलन की विधियों का विकास और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सफलता के मानक जो है वो निर्धारित कर सके, ये भी पता चले कि भाई किसको हम सफलता कहेंगे, किसी को हम असफल कहेंगे, ये चीजें हमारी इसमें निर्धारित हो। आंकड़ों को एकत्रित करके उसका हम विश्लेषण करें। विश्लेषण के आधार पर हम अपनी योजनाएं बनाएं, जो भी हमें उसमें बदलाव करने हैं या हमें कोई नए तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी योजना बना सकें। और साथ में जब हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम वो सुधार के रूप में कर रहे हैं या नए तरीके से हम आकलन का मतलब क्रियान्वयन का काम कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों का प्रॉपर दस्तावेजीकरण हो सके, ये सारी बातें जो है आकलन की प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए। और अंत में एक दो बातें जो महत्वपूर्ण है कि आकलन को एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। ये कोई अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। दूसरा, आकलन के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करें। मतलब ये है कि सिर्फ एक ही आकलन पर आधारित ना रहे हम बच्चे के उपलब्धि को निर्धारित करने के लिए।
हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करते रहें, हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी करते रहें जिसको सीखने का आकलन कहते हैं, और असेसमेंट एज लर्निंग भी हम करते रहें जिसे हम सीखने के रूप में आकलन कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के आकलन जब हमें चलते रहेंगे तो बच्चों को एक समग्रता से चीजों को समझने में और आगे बढ़ने में इसमें मदद मिलेगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल शैक्षिक अवधारणाओं का ही यहाँ पर आकलन नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग पहले भी हमने बात किया कि इससे बच्चों के व्यवहार, बच्चों के रवैया, बच्चों का जो सामाजिक वातावरण है, उसके प्रति बच्चे कितने संवेदनशील हैं या उनकी क्या समझ है, इसका भी आकलन जो है हमें अपने आकलन या जो प्रक्रिया है उसमें शामिल करना चाहिए, जिससे बच्चे की एक संपूर्ण या समग्रता से जो उसकी पर्सनालिटी है उसके बारे में हम जो है जान सकें और उसके आधार पर अपने निर्णयों को ले सकें। तो साथियों, ये आकलन क्या है और इसकी क्या विधियां हैं, किस प्रकार से आकलन का उपयोग किया जाता है, किस किस प्रकार से या क्या क्या दृष्टिकोण है उसके, ये सारी चीजें जो हैं इस कार्यशाला में इसे शामिल किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप वो पूछ सकते हैं, और नहीं तो जो हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप बना है आप उसमें भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं और हम लोग जो है उसके ऊपर में फिर बातचीत कर पाएंगे। तो साथियों, अगली कार्यशाला में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।